हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूक्लियाई पढ़ रहे हैं और न्यूक्लियाई का ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हम लोग ऑलरेडी शूट कर चुके हैं। उसमें से 3 वीडियो बेसिक्स का था और चौथा वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये वीडियो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो ही इसके आगे आने वाले सारे वीडियो का बेस होगा। मतलब इसके आगे हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे न्यूक्लियाई में, वो सारा का सारा कुछ आज वाले वीडियो पर ही बेस्ड होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में हम लोग वो सारा कुछ यूज़ करेंगे जो हम पिछले 4 वीडियो में आपको पढ़ाए हैं। तो इसीलिए अगर आप वो 4 वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको, अगर आप वो 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर आप ये वीडियो मत देखिए। पहले आप जाकर वो चारों वीडियो देखिए और उसके बाद फिर ये वीडियो देखिएगा। उन चारों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आप हमारे चैनल पे जाइएगा तो न्यूक्लियाई के नाम से वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है मास डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? डिफेक्ट का मतलब होता है कमी या गड़बड़ी। तो मास डिफेक्ट मतलब नाम ही बता रहा है कि मास में कमी या मास में कुछ गड़बड़ी होगा। ऐसा कहाँ होगा? तो ऐसा न्यूक्लियाई के केस में होगा। इसको मास डिफेक्ट को न्यूक्लियाई के केस में समझाने से पहले हम एक जनरल एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहेंगे ताकि आपको न्यूक्लियाई समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सब्जी लेने जा रहे हैं और सब्जी लेने जा रहे हैं तो एक झोला लिए और बाज़ार चले गए। बाज़ार में हम 2 केजी आलू, 1 केजी प्याज और 1 केजी टमाटर ले रहे हैं। ठीक है, 2 केजी आलू ले रहे हैं, 1 केजी प्याज ले रहे हैं और 1 केजी टमाटर ले रहे हैं। ठीक है, और इन सबको झोले में रख दिए। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? झोले का क्या वज़न होना चाहिए? तो हम एक्सपेक्ट करेंगे झोले का वज़न जो होगा वो 4 केजी। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड मास ऑफ झोला जो होगा वो कितना होगा? 4 केजी। लेकिन जब हम इस झोले को वजन किए, जब हम इस झोले को मेज़र किए इसका वेट, तो मेज़र्ड वेट मान लें हमको आया 3.5 केजी। जो मेज़र्ड मास है इस झोले का वो हमको कितना आया? 3.5 केजी, 3.5 केजी। ठीक है, तो जैसे ही झोले का मास 3.5 केजी आएगा तो हमको ये लगेगा और हम ये समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो हमको डंडी मार दिया, जो मेरे साथ बेईमानी कर गया। अब वो कौन बेईमानी किया? आलू वाला किया कि प्याज वाला किया कि टमाटर वाला किया? ये जानने के लिए हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअली सबको मेज़र करेंगे, इंडिविजुअली सबको वेट करेंगे। हम जब आलू को वज़न करेंगे तो हम पाए कि आलू का वज़न वापस 2 केजी आया, मतलब आलू वाला सही है, वो बेईमानी नहीं किया है। जब हम प्याज को तौले तो वो भी 1 केजी आया, मतलब प्याज वाला भी सही है, वो भी बेईमानी नहीं किया है। फिर हम टमाटर तौले तो वो भी 1 केजी आया, मतलब टमाटर वाला भी सही है, वो भी बेईमानी नहीं किया है। तो कोई भी बेईमानी नहीं किया है, तो टोटल वज़न कितना हो जाएगा? 4 केजी। और झोले में रखने के बाद झोले को हम मेज़र करेंगे तो कितना आना चाहिए? 4 केजी। तो हम फिर से एक बार झोले में सबको रख के मेज़र कर रहे हैं सबका वज़न, और फिर हम पा रहे हैं कि कितना आ रहा है? 3.5 केजी। ठीक है, मतलब कि मास कम आया, जितना आना चाहिए उससे कम आया, मतलब मास में डिफेक्ट है, मास में गड़बड़ी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट मेज़र कैसे करते हैं? तो जितना का अंतर आया, जितना का कमी आया, जितना का डिफरेंस आया एक्सपेक्टेड मास और मेजर्ड मास में, उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, सो मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा एम हो जाएगा एक्सपेक्टेड मास माइनस मेजर्ड मास, एक्सपेक्टेड मास माइनस मेजर्ड मास। एक्सपेक्टेड मास है मेरा 4 केजी और मेजर्ड मास है 3.5 केजी। तो मास में कितना का डिफेक्ट आ गया, कितना का कमी आ गया? 0.5 केजी। सो ये मेरा मास डिफेक्ट आ गया।
ठीक है, तो समझने का कोशिश कीजिए मास डिफेक्ट में क्या होता है। मास डिफेक्ट में होता है कि किसी भी बॉडी का जो मास होना चाहिए, बॉडी का मास उतना ना आकर उससे थोड़ा कम आता है। मास डिफेक्ट में क्या होता है कि किसी भी बॉडी का जितना मास आना चाहिए उतना मास ना आकर उससे थोड़ा कम आता है, ठीक है, और जितना कम आएगा उस कमी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। और कैसे निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेड मास, जितना मास होना चाहिए माइनस मेजर्ड मास, मतलब जितना मास मिला, एक्सपेक्टेड मास माइनस मेजर्ड मास को हम, एक्सपेक्टेड मास में मेजर्ड मास को हम घटा देंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। तो सर ऐसा होता कहाँ पर है, सब्जी के केस में तो ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा होता है न्यूक्लियस के केस में। ऐसा कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के केस में। क्या देखा जाता है कि न्यूक्लियस का जितना मास होना चाहिए, न्यूक्लियस का मास उतना ना होकर हमेशा उससे थोड़ा कम होता है, ठीक है। जितना न्यूक्लियस का मास होना चाहिए, न्यूक्लियस का मास उतना ना होकर हमेशा उससे थोड़ा कम होता है, और जितना कम होता है, जितना का डिफरेंस होता है, जितना का कमी होता है, उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। आइए इसको एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं हम लोग, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल के मदद से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है मास डिफेक्ट, ठीक है। मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ड्यूट्रियम का। अब ड्यूट्रियम क्या होता है, तो हम लोग सेकेंड वाले वीडियो में आइसोटोप्स बताए थे। आइसोटोप किसको बोलते हैं, तो वैसा एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे ये चीज़। हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम तीनों का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का मास नंबर 1, ड्यूट्रियम का मास नंबर 2 और ट्राइट्रियम का मास नंबर 3 होता है, ठीक है। तो वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। तो हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप है, 3। कौन कौन सा, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। हम किसका बात करेंगे, ड्यूट्रियम का। हम किसका बात करेंगे, ड्यूट्रियम का। तो सबसे पहले हम लोग पहले वीडियो में सीखे थे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला था हमारे पास कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, 1। यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपको दिख रहा है, एटॉमिक नंबर कितना है, 1, और मास नंबर कितना है, 2। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया एटॉमिक नंबर के बराबर, मतलब 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है, 2, एटॉमिक नंबर कितना है, 1। सो 2 - 1 कितना, 1। मतलब इस ड्यूट्रियम का जो न्यूक्लियस होगा, इस ड्यूट्रियम का जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है, 1, और न्यूट्रॉन कितना है, 1। मतलब इस न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज mp। हम ऐसा मान ले रहे हैं कि 1 प्रोटॉन का मास कितना है, mp, एंड मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, तो 1 न्यूट्रॉन का मास हम मान ले रहे हैं mn, ठीक है। 1 प्रोटॉन का मास कितना है, mp, और 1 न्यूट्रॉन का मास कितना है, mn। इस न्यूक्लियस में क्या है, इस न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। तो इस न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए, तो इस न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के को जोड़ने से उसके बराबर होना चाहिए। मतलब इस न्यूक्लियस का जो मास होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। तो हम लोग लिखेंगे कि एक्सपेक्टेड मास ऑफ द न्यूक्लियस, एक्सपेक्टेड मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो होना चाहिए, ये होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन जब हम इस न्यूक्लियस को वजन करेंगे, जब हम इस न्यूक्लियस का मास को मेजर करेंगे, तो हमको जो मेजर्ड मास मिलेगा इस न्यूक्लियस का,
वो मेजर्ड मास जो होगा, वो मेजर्ड मास हमेशा इससे थोड़ा कम होगा। ठीक है, इस न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो इसका मास कितना होना चाहिए? प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास को जोड़ने से मिल जाना चाहिए इसका मास, वो एक्सपेक्टेड मास लिख रहे हैं हम। लेकिन इसका मास हमेशा जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम मिलेगा, और मान लेते हैं वो कितना है? कैपिटल M। तो होना कितना चाहिए? MP + Mn, और है कितना? इससे थोड़ा कम, कैपिटल M। तो मास में डिफेक्ट कितना का है? मास में डिफरेंस कितना का है? मास में अंतर कितना का है? तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड मास माइनस मेजर्ड मास, एक्सपेक्टेड मास माइनस मेजर्ड मास। तो एक्सपेक्टेड मास कितना है मेरा? MP + Mn, और मेजर्ड मास कितना है मेरा? कैपिटल M। तो ये इस केस में क्या आ गया? मास डिफेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग लेते हैं हीलियम का एग्जांपल। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, और मास नंबर कितना होता है? 4। तो एटॉमिक नंबर 2 हो गया और मास नंबर कितना हो गया? 4। हम लोग पहले वीडियो में सीख के रखे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, मतलब कितना? 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, मतलब कितना होगा? 4 - 2, 2। मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, माइनस करेंगे 2 मिल जाएगा। मतलब हीलियम न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा। हीलियम न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? तो हीलियम न्यूक्लियस का मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास को जोड़ने से मिलेगा। एक प्रोटॉन का मास कितना हम मान के चल रहे हैं? MP। तो 2 प्रोटॉन का मास कितना होना चाहिए? 2 MP। एक प्रोटॉन का मास MP, तो 2 का 2 MP। एक न्यूट्रॉन का मास Mn, तो 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 न्यूट्रॉन का मास क्या? 2 Mn। और इन दोनों मास को जोड़ देंगे तो ये इस न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस का मास कितना होगा? मास ऑफ 2 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियस का मास, मतलब न्यूक्लियस का इतना मास होना चाहिए। लेकिन फिर जब हम मास को मेज़र करेंगे, तो मेजर्ड मास जो होगा वो इससे थोड़ा कम होगा। और कितना होगा? तो मान लेते हैं कैपिटल M आया। होना कितना चाहिए था? 2 MP + 2 Mn। जब हम मास को मेज़र किए तो उतना ना कर, उससे थोड़ा कम आ रहा है। कितना? कैपिटल M। तो मास में डिफेक्ट आ गया, यहाँ पे भी मास में अंतर आ गया, मास में डिफरेंस आ गया। और वो डिफरेंस कितना होगा? तो वो डिफरेंस होगा एक्सपेक्टेड मास माइनस मेजर्ड मास। एक्सपेक्टेड मास कितना है मेरा? 2 MP + 2 Mn, और मेजर्ड मास कितना है मेरा? कैपिटल M। माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? मास डिफेक्ट। ठीक है, इसके बाद एक जनरल एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है, जनरल एग्जांपल हम ले रहे हैं। तीसरा एग्जांपल है ये। मान लेते हैं कोई न्यूक्लियस है X, जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है कितना? A। तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? A - Z। तो उसके न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन होगा और A - Z न्यूट्रॉन होगा। तो इस न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? तो Z प्रोटॉन का मास प्लस A - Z न्यूट्रॉन का मास। एक प्रोटॉन का मास कितना? MP। तो 2 प्रोटॉन का मास 2 MP, 3 प्रोटॉन का मास 3 MP, तो Z प्रोटॉन का मास ZMP। अरे होगा ना? तो ZMP, ये Z प्रोटॉन का मास आ गया। अब इसी तरह एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? Mn। तो 2 न्यूट्रॉन का मास 2 Mn, 3 न्यूट्रॉन का मास 3 Mn, तो A - Z न्यूट्रॉन का मास A - Z इंटू Mn। तो A - Z इंटू Mn। तो ये आ गया सारे प्रोटॉन का मास, इस न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन का मास, और ये इस न्यूक्लियस के सारे न्यूट्रॉन का मास। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम इस न्यूक्लियस को वजन करेंगे तो इतना नहीं मिलेगा, इससे थोड़ा कम मिलेगा। तो जो मेजर्ड मास होगा, वो इससे थोड़ा कम होगा। और कितना होगा? तो मान लेते हैं कैपिटल M।
तो मास में यहाँ पर भी डिफेक्ट आ गया, मास में यहाँ पर भी कमी आ गया, तो मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेड मास माइनस मेजर्ड मास। एक्सपेक्टेड मास कितना है, एक्सपेक्टेड मास है ZMP प्लस A माइनस ZMN, ये मेरा एक्सपेक्टेड मास है, और मेजर्ड मास है कितना, कैपिटल M, दोनों को घटा देंगे, ये जनरल फार्मूला आ गया। तो सर अब बोलना क्या चाह रहे हैं, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस का जो मास है वो मास न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन के मास और सारे न्यूट्रॉन के मास के को जोड़ने पर उसके बराबर आना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस का मास जितना होना चाहिए मेजर करने पर उतना नहीं मिलता है, उससे हमेशा थोड़ा कम मिलता है। तो यहाँ पर चूंकि हमेशा मास थोड़ा कम मिल रहा है, मास में कमी है, इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट निकालते कैसे हैं, तो जितना मास होना चाहिए माइनस जितना मास मेजर हुआ, जितना मास मिला, एक्सपेक्टेड मास माइनस क्या, मेजर्ड मास। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको क्या सिखाए, यहाँ पर हम आपको 3-4 चीज़ सिखाए, हम एक एक पॉइंट वाइज बता रहे हैं। पहला चीज़ आपको ये सिखाए कि न्यूक्लियस के केस में न्यूक्लियस का मास जितना होना चाहिए मेज़र करने पर उतना नहीं मिलता है, हमेशा उससे थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, तो जितना का कमी आया मास में, उस कमी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, तो मास डिफेक्ट निकालते हैं एक्सपेक्टेड मास मतलब जितना मास होना चाहिए माइनस मेजर्ड मास मतलब जितना मास मिला। हर केस में हम लोग वही कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड मास माइनस मेजर्ड मास, एक्सपेक्टेड मास माइनस मेजर्ड मास, एक्सपेक्टेड मास माइनस मेजर्ड मास। अब हम आपको क्या बताए, ये हम बताए आपको, हम आपको क्या नहीं बताए, तो हम आपको अभी तक ये नहीं बताए हैं कि आखिर मास कम क्यों मिल रहा है, कहाँ जा रहा है ये मास। जितना मास न्यूक्लियस का होना चाहिए मेजर करने पर उतना क्यों नहीं मिल रहा है, मास में जो कमी आ रहा है वो क्यों आ रहा है। क्योंकि हम तो जानते हैं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना मास का सृजन किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। तो मास जा कहाँ रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, तो जा कहाँ रहा है मास। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्वेरी क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि मास डिफेक्ट क्यों हो रहा है, मास हमेशा जितना होना चाहिए उससे कम मेजर क्यों हो रहा है, मास आखिर जा कहाँ रहा है, क्या कारण है कि मास में कमी आ रहा है, इसी को हम लोग खोजना चाह रहे हैं। तो उसको खोजने के लिए हम लोग थोड़ा न्यूक्लियस को जानते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों को मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह का पार्टिकल होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है। तो चूंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है इसलिए हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटे से जगह के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और हम लोग पढ़ के आए हैं एटम्स में भी आपको हम बताए थे कि जो सेम चार्ज है वो रिपेल करेगा। तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज रिपेल करके एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। बात समझ रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह का पार्टिकल है, एक न्यूट्रॉन्स है और दूसरा प्रोटॉन्स है। जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसलिए हमको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो प्रोटॉन्स है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और चूंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर है, तो ये सब एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। तो ये सारा प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, एक दूसरे से रिपेल करना चाहेगा। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस क्या चाहेगा, इन सबको बांधे रखना। ठीक है, इन सबको बांधे रखना। तो ये सारा प्रोटॉन पूरा ताकत लगाकर न्यूक्लियस को तोड़ते हुए बाहर जाना चाह रहा है, और न्यूक्लियस पूरा ताकत लगाकर इनको बांधे रखना चाह रहा है, न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड रखना चाह रहा है। इसको ये क्या सिचुएशन, इसको हम समझाने के लिए एक एग्जांपल बता रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 5 घोड़ा है, और वो 5 घोड़ा काफ़ी ताकतवर है,
और वो पांचों घोड़ा का रस्सी आपके हाथ में, और वो पांचों घोड़ा 5 डायरेक्शन में जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, दूसरा राइट जा रहा है, एक सामने जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, एक दाएं जा रहा है। तो पांचों घोड़ा 5 डायरेक्शन में पूरी ताकत के साथ भाग रहा है, भागना चाह रहा है, और उन पांचों घोड़े का रस्सी आपके हाथ में। तो अगर आप इन पांचों घोड़े से ज़्यादा ताकत लगाकर रस्सी को पकड़े रहिएगा तो ये पांचों घोड़ा बाउंडेड होगा, बंधा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप इन पांचों घोड़े से के बराबर या उससे ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाए तो ये पांचों घोड़ा आपको तितर बितर करते हुए, चीरते फाड़ते हुए भाग जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स है वो वही घोड़े के समान है जो एक दूसरे से दूर भागना चाह रहा है, और न्यूक्लियस के हाथ में उसका रस्सी। ठीक है, तो न्यूक्लियस को इन सारे प्रोटॉन्स को बांधे रखने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे आपको पांचों घोड़े को बांधे रखने के लिए एनर्जी चाहिए था ना, वैसे ही यहाँ पर ये सारा प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागना चाह रहा है और पूरा ताकत लगा के दूर भागना चाह रहा है, और न्यूक्लियस इसको रोके रखना चाह रहा है, बांधे रखना चाह रहा है स्मॉल वॉल्यूम में। तो इसके लिए न्यूक्लियस को क्या चाहिए? इसके लिए न्यूक्लियस को प्रोटॉन से ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा ताकि वो बाउंडेड रहे। अब न्यूक्लियस को एनर्जी मिलेगा कहाँ से? ठीक है, प्रोटॉन के पास क्या है? प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण सारा प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, एक दूसरे से दूर भागना चाह रहा है। और न्यूक्लियस को अगर इन सारे प्रोटॉन को दूर भागने से रोकना है, न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखना है, तो उन प्रोटॉन से ज़्यादा एनर्जी लगाकर, ज़्यादा एनर्जी खर्च करके रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए न्यूक्लियस को एनर्जी चाहिए। मतलब आपको ये समझ आ गया कि सारे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए न्यूक्लियस को एनर्जी चाहिए। और न्यूक्लियस को एनर्जी कौन देगा? कहाँ से आएगा न्यूक्लियस को एनर्जी? क्योंकि न्यूक्लियस को एनर्जी देने वाला कोई नहीं। लेकिन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, और न्यूक्लियस के पास मास है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा कि न्यूक्लियस अपने मास का एक छोटा सा हिस्सा को, न्यूक्लियस अपने मास का एक छोटा सा हिस्सा को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, और वो जो एनर्जी इसको मिलेगा उस एनर्जी से वो इस सारे प्रोटॉन्स को बांध के रखेगा, और उस एनर्जी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी जिससे न्यूक्लियस सारे प्रोटॉन को अपने अंदर बांधे हुए है, बाइंड किए हुए है, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। फिर से एक बार सिचुएशन समझिए, क्या है? न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह का पार्टिकल है, एक न्यूट्रॉन्स और दूसरा कौन? प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, इसीलिए उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और सारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, एक छोटे से जगह के अंदर जमा है, और ये सब एक दूसरे पर को रिपेल करेगा, एक दूसरे पर फोर्स लगाकर एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। तो ये चाहेगा कि न्यूक्लियस को एक्सप्लोड कर दे, न्यूक्लियस को ब्लास्ट कर दे, और ये सब एक दूसरे से दूर भाग जाए। लेकिन न्यूक्लियस क्या चाहेगा? इन सबको बांधे रखना। तो न्यूक्लियस अगर इन सबको बांधे रखना चाह रहा है तो न्यूक्लियस को प्रोटॉन जितना एनर्जी से दूर भागना चाह रहा है उससे ज़्यादा एनर्जी लगाकर बांधे रखना होगा। समझ आ रहा है? प्रोटॉन जितना एनर्जी से दूर भागना चाह रहा है उससे ज़्यादा एनर्जी लगाकर न्यूक्लियस को उसको बांधे रखना होगा। तो न्यूक्लियस को एनर्जी मिलेगा कहाँ से? कोई तो देने वाला है नहीं। लेकिन न्यूक्लियस क्या करेगा? तो न्यूक्लियस एनर्जी मास इक्विवेलेंस यूज करेगा। हम जानते हैं मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? अपने मास का एक छोटा सा हिस्सा को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एनर्जी में। और उस एनर्जी से वो सारे प्रोटॉन को एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर बांधे रखेगा, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। अब थोड़ा सा कड़ी से कड़ी मिलाइए। शुरू में हम लोग क्या पढ़े कि न्यूक्लियस का जितना मास होना चाहिए उतना ना होकर उससे कम होता है, और अभी हम क्या पढ़े कि न्यूक्लियस अपने मास का छोटा सा हिस्सा को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद उस एनर्जी से वो सारे प्रोटॉन को अपने अंदर बांधे रखता है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा कि न्यूक्लियस में मास डिफेक्ट क्यों होता है। न्यूक्लियस का मास जितना होना चाहिए उतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस मास का एक छोटा सा हिस्सा को न्यूक्लियस
कन्वर्ट कर दिया है किस में, एनर्जी में, और उस एनर्जी से वो क्या कर रहा है, सारे प्रोटॉन्स को बांधे हुए है। तो आपको रीजन मिल गया मास डिफेक्ट क्यों हो रहा है, मास में कमी क्यों आ रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज यहां से क्या समझना है कि मास में जितना का डिफेक्ट आ रहा है, इस मास डिफेक्ट को न्यूक्लियस क्या कर रहा है, तो इस मास डिफेक्ट को न्यूक्लियस एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, और उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी, और उसी बाइंडिंग एनर्जी से वो सारे प्रोटॉन को बांधे हुए। तो हम लोग पहले भी पढ़ा है ना कि एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। अगर हम m मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो E बराबर mc स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कितना मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, डेल्टा m, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का आगे का जितना टॉपिक आएगा वो इसी आधार पे आएगा, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। अगर आप मास डिफेक्ट जानते हैं, बाइंडिंग एनर्जी जानते हैं, तभी आपको आगे समझ आएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम ये भी बताना चाहेंगे कि क्या है कि वीडियो देखते समय कंसंट्रेशन कभी कभी ख़त्म हो जाता है। हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, अचानक ध्यान कहीं और चला जाता है, और जब वापस लौट के आता है तो सर आगे बढ़ चुके होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। आपके सारे क्वेरी का आंसर इसी वीडियो में है, आपके सारे डाउट का आंसर इसी वीडियो में है, आपको जितना क्वेश्चन हो सकता है उस सारे क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में है। तो अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है, इस वीडियो को रिपीट कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, तब तक देखिए जब तक आपको पूरी तरह से एक एक चीज़ समझ ना आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आपका एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे झारखंड बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी और व्हाट इज मास डिफेक्ट। सीबीएसई बोर्ड में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या फिर अधिकतर न्यूमेरिकल पूछता है इससे रिलेटेड। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आज टॉपिक खत्म करते हैं। थैंक यू।